हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ठीक है, इस सब्जेक्ट को हम करेंगे। ये सेमेस्टर 8 में होगा आपके पास। ठीक है, और ये एसओएल वाले स्टूडेंट हो गए या एनसी वेब हो गए या डीयू रेगुलर के स्टूडेंट हो गए, इन सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसमें मैं आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आपको करा दूंगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एकलव्य स्नातक 1 इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि समकालीन भारत की विकास प्रक्रिया में राज्य की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यानी यहाँ पे दो शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, समकालीन भारत। ठीक है, दूसरा क्या है, राज्य की भूमिका। विकास आप जानते ही हैं, यानी जो समकालीन भारत है उसका जो विकास हुआ है या विकास की जो प्रक्रिया है उसमें राज्य की भूमिका क्या है। ठीक है, राज्य से यहाँ पे मतलब है सरकार से। ठीक है, राज्य का मतलब क्या है, सरकार। यानी कि समकालीन भारत में विकास प्रक्रिया जो है उसमें सरकार का क्या भूमिका रही है उसका विश्लेषण करना है। ठीक है, तो समकालीन भारत का मतलब क्या होता है, आजादी से लेके आज तक। ठीक है, तो अपना देश आजाद कब हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था सन 1947 में। तो 1947 से लेके आज तक, आज तक बोले तो अभी 2026 है तो 2026, कल को 27 हो जाएगा 27, मतलब अभी तक का समय आप मान लो। ठीक है, यानी 1947 से लेके आज तक जो समय है इसको हम बोलते हैं समकालीन भारत। तो समकालीन भारत में जो विकास हुआ है तो उस विकास की प्रक्रिया में सरकार की भूमिका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आजादी के बाद भारत ने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए राज्य नेतृत्व वाले विकास मॉडल को अपनाया। ठीक है, यानी कि हमारे देश में जो आर्थिक विकास होगा, जो आपका सामाजिक विकास होगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी, राज्य के नेतृत्व की होगी। ठीक है, यानी कि जो हमारी सरकार है उसकी लीडरशिप की होगी। उस समय क्या है, उस समय हमारे देश में गरीबी बहुत थी। ठीक है, जब देश आजाद हुआ था तब गरीबी बहुत थी, बेरोजगारी बहुत थी, अशिक्षा की समस्या थी। ठीक है, एजुकेशन सबको नहीं मिली हुई थी, आर्थिक पिछड़ापन बहुत ज्यादा था। तो ऐसी समस्या से हमारा समाज जो है वो जूझ रहा था। तो इसलिए राज्य ने यानी हमारी सरकारों ने योजनाबद्ध विकास को अपनाया। ठीक है, यानी पूरी प्लानिंग के तहत विकास करने के लिए, ठीक है, विभिन्न कदम उठाए। अब योजनाबद्ध तरीका क्या होता था, आपको पता है हमारे यहाँ पे 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5 ईयर प्लान जो जिसको पंचवर्षीय योजना भी कहा जाता है। ठीक है, इसको अपनाया गया था। और किस क्षेत्र में कैसे विकास करना है, कितना विकास करना है, क्या हमारे लक्ष्य रहेंगे, ये सब कुछ 5 साल के लिए डिसाइड कर लिए जाते थे। ठीक है, उसी हिसाब से फिर पूरी प्लानिंग के तहत विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाता था। तो सरकार जो है उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो एकदम सिंपल है, ये आगे चलते हैं। देखो, भारत में विकास को केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं माना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। केवल आर्थिक वृद्धि का मतलब यहाँ पे विकास नहीं है। भारत में आर्थिक वृद्धि तो होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ लोगों के लाइफस्टाइल में सुधार होना चाहिए। ठीक है, जीवन स्तर सुधरे, उनकी गरीबी दूर हो, असमानता हमारे समाज में कम हो, लोगों को शिक्षा मिल पाए, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं लोगों को मिल पाए। ठीक है, यानी इन सब चीजों को अगर ये सारी समस्या सुलझती है तब क्या मानेंगे हम कि विकास हो रखा है। केवल आर्थिक वृद्धि को हम विकास नहीं देखेंगे। ठीक है, साथ के साथ ये चीजें भी होनी चाहिए। इसी कारण राज्य यानी सरकार ने विकास प्रक्रिया में सक्रिय हस्तक्षेप किया। ठीक है, सरकार ने ही पॉलिसी बनाई विकास के लिए, सरकार ने ही उस योजना को लागू कराने का काम किया। ठीक है, तो सरकार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के बाद 1950 में हमारे देश में एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया जिसको हिंदी में योजना आयोग कहा जाता है। ये क्या करता था, ये 5 साल के लिए यानी 5 ईयर के लिए प्लानिंग करता था। ठीक है, यानी प्लान तैयार करता था, जिसको हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। बाद में इसका नाम बदल दिया गया, आज के समय में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। इसके बदले में नीति आयोग काम करता है। ठीक है, नीति आयोग ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। फिर राज्य ने, उस समय क्या हुआ कि राज्य ने यानी सरकार ने भारी उद्योगों, इस्पात, ऊर्जा, परिवहन और मशीन निर्माण इन क्षेत्रों में निवेश किया। यानी सरकार ने क्या करा, ये क्षेत्र अपने पास रखे और इसमें खूब निवेश किया। पीसी महालनोबिस कौन थे, ये एक महान अर्थशास्त्री थे जो हमारे यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी, यानी जो सेकंड 5 ईयर प्लान था। ठीक है, वो मॉडल इन्होंने ही दिया था। इन्होंने कहा था
कि भारत की तरक्की जो है वो उद्योगों के रास्ते से हो सकती है, यानी हमें अपनी इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना चाहिए, इंडस्ट्रीज का विकास करना चाहिए। तो पीसी महालनोबिस के मॉडल के आधार पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी जो उद्योग थे यानी जो इंडस्ट्रीज थी इसको प्राथमिकता दी गई ताकि भारत क्या हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता के लिए भारत ने क्या करा, उद्योगों पे ध्यान दिया। ठीक है, फिर राज्य ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। अब हमारे यहाँ पे सरकार के सामने दो ऑप्शन थे, या तो वो पूंजीवादी व्यवस्था को अपना सकती थी या समाजवादी व्यवस्था को अपना सकती थी, लेकिन सरकार ने ना तो पूरी तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था को ही अपनाया, ना ही पूरी तरीके से समाजवादी व्यवस्था को अपनाया। ठीक है, इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। जो चीज पूंजीवाद से अच्छी लगी वो चीज इन्होंने पूंजीवाद से ले ली, और जो समाजवाद से अच्छी लगी वो चीज समाजवादी व्यवस्था से ले ली, और एक नई अर्थव्यवस्था बना दी जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, जिसमें सार्वजनिक यानी सरकारी और निजी यानी प्राइवेट दोनों क्षेत्रों को कार्य करने की अनुमति थी। ठीक है, यानी हमारे यहाँ पे सरकार जो थी, सरकारी कंपनियां भी होती थी सरकार का जिसमें पूरा हस्तक्षेप रहता था, दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियां भी हमारे यहाँ पे होती थी। ठीक है, यानी निजी क्षेत्रों को भी सरकार ने परमिशन दी। हालांकि जो निजी क्षेत्र है यानी जो प्राइवेट सेक्टर होता है इस पर लाइसेंस और नियंत्रण लागू था, यानी सरकार जो थी इनको कंट्रोल करती थी लाइसेंस प्रणाली के तहत। ठीक है, ताकि क्या हो, संपत्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण ना हो, ताकि ये जो प्राइवेट निजी कंपनियां हैं ये बहुत ज्यादा पैसा कमा के पैसा इनके हाथ ना आ जाए बहुत ज्यादा। ठीक है, ताकि समाज में क्या होगा, असमानता हो जाएगी, यानी कुछ लोगों के पास बहुत पैसा हो जाएगा लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसा होगा, ऐसा ना हो, इसलिए इन्होंने क्या करा, इनको थोड़ा कंट्रोल में रखा। इस व्यवस्था को कहा जाता है लाइसेंस परमिट राज। ठीक है, लाइसेंस परमिट राज, यानी कि निजी क्षेत्र को छूट होगी लेकिन सरकार के कुछ नियमों के तहत। राज्य ना केवल औद्योगिक विकास ही, यानी ये मत सोचना कि सरकार ने केवल औद्योगिक विकास किया, औद्योगिक विकास के साथ साथ सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर भी बहुत ध्यान दिया। ठीक है, एजुकेशन के लिए स्कूल खुलवाए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल खुलवाए, सिंचाई के लिए नहरें बनवाई। ठीक है, सड़क निर्माण करवाया, सामाजिक कल्याण की बहुत सारी सरकारें योजनाएं लेकर आई। इसका उद्देश्य क्या था, क्षेत्रीय असमानता को कम करना। ठीक है, और समाज में जो कमजोर वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग है, जो दबे कुचले वर्ग हैं, इनका भी विकास हो सके और मुख्य धारा में इन लोगों को शामिल किया जा सके, इसलिए सरकार ने क्या करा, इनके लिए भी सरकार पॉलिसी लेकर आई ताकि इनको बेनिफिट मिल सके। फिर 1991 के आर्थिक संकट यानी 1990 के बाद हमारे देश में आर्थिक संकट देखने को मिला और बहुत बुरी हालत हो गई थी भारत की जीडीपी की। ठीक है, अर्थव्यवस्था की, और बहुत बुरे हाल थे। तो 1991 के आर्थिक संकट के बाद भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसको कहा जाता है एलपीजी, ये वाली पॉलिसी लागू की गई। ठीक है, एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसके बाद क्या हुआ, जब ये पॉलिसी सरकार ने अपना ली, इसके बाद राज्य की भूमिका में बदलाव आया। ठीक है, यानी पहले सरकार क्या थी, पूरी तरीके से कल्याणकारी राज्य थी, एक वेलफेयर स्टेट था जो जनता की भलाई के लिए काम करता था, सारे डिसीजन सरकार के द्वारा लिए जाते थे, प्राइवेट निजी संस्थान, निजी उद्योग भी होते थे। ठीक है, लेकिन उसको भी सरकार कंट्रोल करती थी। लेकिन जब इस पॉलिसी को लागू किया गया तो राज्य की भूमिका यानी सरकार की भूमिका बदली। अब सरकार की भूमिका कैसे बदली समझते हैं। देखिए, अब राज्य यानी अब सरकार जो है प्रत्यक्ष उत्पादक की बजाय यानी डायरेक्ट उत्पादक नहीं है बल्कि नियामक और सुविधा प्रदाता है, यानी सरकार नियम बनाएगी। ठीक है, रूल्स बनाएगी, रेगुलेट करेगी और सुविधा देगी, यानी सरकार की भूमिका यहाँ पे बदली। फिर उद्योगों पर नियंत्रण पहले सरकार का बहुत ज्यादा होता था, उसको थोड़ा सा इन्होंने कम किया। ठीक है, विदेशी निवेश पहले ज्यादा नहीं होता था, इन्होंने विदेशी निवेश को यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया और निजी क्षेत्र को अधिक अवसर दिया और ज्यादा स्वतंत्रता दी, पहले के मुकाबले स्वतंत्रता ज्यादा दे दी इन्होंने। ठीक है, समकालीन भारत में राज्य यानी जो सरकार है वो वित्तीय और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, जीएसटी हो गया या फिर जो और टैक्स सुधार नीतियां जो थी सरकार वो लेकर आई, और रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रण यानी महंगाई को कंट्रोल करना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के प्रयास जो हैं ये राज्य की आधुनिक भूमिका को दर्शाते हैं। यानी राज्य आधुनिक समय में इस तरीके से क्या करता है, कहीं ना कहीं व्यवस्था को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, हालांकि विकास के बावजूद भी इतना भारत में विकास हुआ, आप 1947 से आज के समय को कंपेयर करो, आप 2025-2026 को कंपेयर करते हो अगर 1947 से, तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। ठीक है, आज
शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। अब बहुत पहले के मुकाबले बेहतरीन शिक्षा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी आपको पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगी, सब कुछ पहले से सही है। लेकिन फिर भी इतना विकास होने के बाद भी भारत में असमानता आज भी देखने को मिलती है, बेरोजगारी आज भी हमारे देश में है, क्षेत्रीय विषमता आज भी देखने को मिलती है, ठीक है, ग्रामीण संकट की समस्या आज भी हमारे सामने बनी हुई है। इसलिए राज्य यानी कि सरकार आज भी कल्याणकारी योजना मतलब जनता की भलाई के लिए जो योजनाएं सरकार लाती है, ठीक है, उन योजनाओं को सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से समावेशी विकास यानी सबका विकास सुनिश्चित करने का प्रयास आज भी हमारी सरकारें जो है वो कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये पूरा क्वेश्चन हो जाता है। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, तो आप कह सकते हो कि इस प्रकार समकालीन भारत की विकास की प्रक्रिया में राज्य यानी कि सरकार की भूमिका जो है वो केंद्रीय रही है, यानी मुख्य भूमिका रही है और बहुआयामी रही है। कई क्षेत्रों में सरकार ने, ठीक है, अपनी भूमिका निभाई है। प्रारंभिक दौर में राज्य ने योजनाबद्ध विकास यानी जो 5 ईयर प्लान होता था, पूरे प्लानिंग के तहत होता था, उस सिस्टम को अपनाए रखा और सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो सरकारी क्षेत्र था उसके माध्यम से आर्थिक आधार तैयार किया। जबकि बाद के दौर में सरकार जो थी यानी राज्य जो था वो नियामक बन गया यानी नियम बनाने वाला बन गया और कल्याणकारी भूमिका इसने अपनाई, ठीक है। आज भी भारत में विकास और सामाजिक न्याय के बीच में संतुलन स्थापित करने में सरकार यानी राज्य की भूमिका जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। 1990 के दशक से प्रारंभ हुई सुधार प्रक्रिया यानी 1990 के दशक में जो सुधार प्रक्रिया शुरू हुई थी उसकी प्रकृति यानी उसका नेचर जो है वो आपको बताना है और अर्थव्यवस्था पे इसके क्या प्रभाव पड़े हैं इसका मूल्यांकन भी आपको करना है, ठीक। तो देखिए 1990 के दशक में आखिर उसके बाद के समय में क्या सुधार हुए पहले ये समझते हैं। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि 1991 में भारत जो है गंभीर आर्थिक संकट, ठीक है, इसका सामना कर रहा था। भारत में पैसे की खासकर विदेशी मुद्रा की बहुत कमी हो गई थी। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो था वो बहुत ही कम हो गया था, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं था, ठीक है। आर्थिक विकास हमारे यहाँ पे धीमा हो गया था। भुगतान संतुलन संकट हमारे सामने आ गया था यानी कि बाहर से जो चीज हम आयात करते हैं, ठीक है, या फिर हम विदेशी कोई किस्त जमा करते हैं तो उसके लिए विदेशी मुद्रा तक हमारे पास नहीं थी, वो बहुत ही कम हो गई थी। इस लेवल का संकट हो गया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके नेतृत्व में हमने क्या अपनाया, उदारीकरण को अपनाया, ठीक है, निजीकरण को यानी प्राइवेटाइजेशन को अपनाया, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, ठीक है। तो इसकी प्रक्रिया शुरू हुई और इससे कहीं ना कहीं भारत की स्थिति सुधरी। आखिर ये क्या होता है इसको थोड़ा सा ना डिटेल में समझेंगे, एक एक करके समझना है। सबसे पहले बात करेंगे उदारीकरण यानी अपनी अर्थव्यवस्था को लिबरल बनाना, ठीक है। अब ये लिबरलाइजेशन यानी लिबरल बनाना आखिर होता क्या है, इसका मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का जो कंट्रोल होता है उसको थोड़ा कम करना, यानी सरकार पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है। बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा या नहीं आएगा सरकार डिसाइड करती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं सरकार जो कंपनियां होती हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज होती है उनमें लाइसेंस व्यवस्था लेकर आती है, उनका थोड़ा व्यापार करना मुश्किल कर देती है और बहुत सारे शुल्क लिए जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा मतलब ये अच्छी नीति नहीं होती है व्यापार के नजरिए से देखा जाए तो, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, उदारीकरण करती है यानी अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा आसान बनाती है, लिबरल बनाती है। जैसे कि सरकारी नियंत्रण को कम करेगी, औद्योगिक लाइसेंस यानी जो इंडस्ट्रीज होती है उनको स्थापित करने के लिए लाइसेंस व्यवस्था होती है, सरकार इस लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर देती है। उससे क्या होगा, उससे आसानी से उद्योग लगाया जा सकता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज आसानी से आ सकेगी, विदेशी कंपनियां आसानी से आ सकेंगी, वो निवेश कर सकेंगी, ठीक है, ये फायदा हो जाता है। अब निजी कंपनियां यानी जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है। अब सरकार ज्यादा उन पर कंट्रोल नहीं करेगी, सरकार नियम अभी भी बना सकती है, ठीक है, लेकिन सरकार ज्यादा उनको कंट्रोल नहीं करेगी बल्कि छूट देगी ताकि निजी कंपनियां आसानी से व्यापार कर सके, ठीक है। फिर आयात और निर्यात के नियम जो होते हैं उसको सरल बनाया जाएगा ताकि आसानी से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके, ठीक है। उस पर जो शुल्क लगता है वो भी कम से कम कर दिया जाता है। विदेशी निवेश को अनुमति दी जाती है कि भाई बाहर वाले देशों को कहा जाता है आओ हमारे वहां पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। इससे उद्योगों में क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है, उत्पादन में भी वृद्धि होती है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा साबित होता है, ठीक है। तो उदारीकरण जब भारत ने इस नीति को अपनाया तो उसके बाद हमारे देश में बहुत ज्यादा तरक्की होने लगी। इससे पहले हमारे यहाँ पे एक व्यवस्था होती थी जिसको कहा जाता था संरक्षणवाद की नीति।
अब हम पहले संरक्षणवाद की नीति को अपनाते थे, हमने इस नीति को खत्म करके उदारवाद की नीति को अपनाया। ठीक है, संरक्षणवाद की नीति क्या होती थी, इसमें यह कहा जाता था कि अपने देश की जो कंपनी है, अपने देश की कंपनी से बने हुए प्रोडक्ट को खरीदो, बाहर के देश की कंपनियों के प्रोडक्ट को मत खरीदो। ठीक है, अपने देश की बनी हुई कंपनी का प्रोडक्ट खरीदोगे तो पैसा अपने देश की कंपनी को जाएगा, अपने ही देश को फायदा होगा। विदेशी कंपनियों का माल खरीदोगे तो उनको फायदा होगा, ऐसा कहा जाता था। तो संरक्षणवाद की नीति अपनाती थी और इससे कहीं ना कहीं मार्केट में कंपटीशन खत्म हो रहा था। ठीक है, जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी क्वालिटी ज्यादा इंप्रूव नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। तो हमने इस नीति को खत्म करके ये नीति यानी उदारीकरण की नीति को अपनाया था। ठीक है, दूसरा है निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। तो निजीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में सरकार की भूमिका कम की गई। ठीक है, यानी जो सरकारी जो उद्योग होते हैं, सरकारी जो इंडस्ट्रीज होती है, उसमें क्या किया गया, सरकार की भूमिका को कम किया गया और प्राइवेट सेक्टर जो है यानी प्राइवेट जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, निजी क्षेत्र को क्या किया गया, यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। कई सरकारी कंपनियां जो थी उसमें विनिवेश किया गया। ठीक है, यानी कि जो सरकारी कंपनियां हमारी होती थी उसकी जो शेयर वगैरह थे वो भी प्राइवेट कंपनियों को बेचे जाने लग रहे थे। फिर निजी कंपनियों को नए क्षेत्रों में प्रवेश मिल रहा था, नए नए सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां आ रही थी, जिससे उद्योगों की कार्यक्षमता बढ़ाने का प्रयास किया गया। ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। जैसे आप देखते हो हमारे स्कूल में हमारे देश में प्राइवेट सरकारी स्कूल तो होते ही हैं, साथ में प्राइवेट स्कूल भी होते हैं। हमारे देश में सरकारी हॉस्पिटल तो होते हैं, साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं। ठीक है, यानी प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होने लगा था धीरे धीरे। तो इससे क्या हो रहा था, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा था। तीसरा है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। यानी हमको क्या करना है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना है। संरक्षणवाद की नीति नहीं अपनानी कि अपने देश में बना हुआ प्रोडक्ट ही खरीदो, बाहर से मत खरीदो, ऐसा नहीं। हम भी बाहर के प्रोडक्ट खरीदेंगे और अपना प्रोडक्ट हम बाहर के देशों को बेचेंगे भी। ठीक है, यानी कि इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विदेशी अर्थव्यवस्था से जुड़ जाएगी, विदेश व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी जो एमएनसी होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, इनको भारत में निवेश की अनुमति मिल गई, परमिशन मिल गई। भारत जो है वैश्विक बाजार का हिस्सा बन गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, नई तकनीक हमारे देश में आने लगी, विदेशी पूंजी आने लगी और हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार जो था वो बढ़ने लगा। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिट पहुंचाता है हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे लिए फायदे का आप मान सकते हो, उसको फायदे का सौदा कह सकते हो। ठीक है, तो वैश्वीकरण को अपनाया। फिर है फोर्थ पॉइंट है राज्य की भूमिका में परिवर्तन। सरकार की भूमिका बदल गई, यानी सुधारों के बाद राज्य की भूमिका बदल गई। अब अगर पहले राज्य को देखें तो वो प्रत्यक्ष उत्पादक था, यानी राज्य ही सारी चीजों को करता था, वही उत्पादक था। लेकिन बाद में राज्य जो था वो नियामक बन गया। ठीक है, और सुविधा प्रदाता यानी सुविधा देने वाला बन गया, पॉलिसी बनाने वाला हो गया। ठीक है, नियम बनाने वाला हो गया, यानी राज्य की भूमिका में अब बदलाव आ चुका था। अर्थव्यवस्था पर ये जो सुधार हुए इसका क्या प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्था अच्छी हुई या अर्थव्यवस्था पे और बुरा प्रभाव पड़ा, क्या हुआ इसको समझते हैं। तो देखिए, आर्थिक विकास में वृद्धि हुई, यानी हमारा आर्थिक विकास जो था पहले के मुकाबले ठीक होने लगा। ठीक है, आर्थिक सुधारों के बाद भारत की जीडीपी जो थी वो बढ़ रही थी। उद्योग यानी इंडस्ट्रीज और सेवा सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर का भी विस्तार होने लगा था। बाहर से हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने लगा था, विदेशों से। ठीक है, आईटी सेक्टर हो गया, दूर संचार जो क्षेत्र है ये भी बहुत तेजी से विकसित हो रहा था। फिर औद्योगिक विकास और प्रतिस्पर्धा यानी निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला, जिसके कारण क्या हुआ, आधुनिक तकनीक यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिया बोलते हैं ना जिसको आजकल, यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई, आधुनिक तकनीक अपने देश में आई। उत्पादन क्षमता जो थी हमारी पहले के मुकाबले में बढ़ गई और उसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता में भी सुधार आया। उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर थे उनको भी ज्यादा ऑप्शन मिलने लग गए। पहले क्या होता था, कुछ ही देश की यानी खासकर हमारे देश की कंपनियों पे ही निर्भर रहते थे। अब व्यापार पूरी दुनिया से होने लगा, तो चाइना का प्रोडक्ट, कोरिया का प्रोडक्ट, नेपाल का प्रोडक्ट या अलग अलग जापान का प्रोडक्ट, ठीक है, अलग अलग देशों में बनने वाली वस्तुएं हमारे देश में अवेलेबल होने लगी। तो अब हमारे पास ऑप्शन हो गए यानी विकल्प हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। कर और वित्तीय सुधार यानी टैक्स और वित्तीय सुधार। सरकार ने क्या करा, कर व्यवस्था यानी जो टैक्स सिस्टम था उसको थोड़ा आसान बनाया और उसमें सुधार किए। जीएसटी लागू कर दिया गया, कर प्रणाली अधिक संगठित बन गई पहले के मुकाबले। ठीक है, थोड़ा आसान बना दिया गया। आर्थिक गतिविधियों में भी थोड़ा पारदर्शिता बढ़ाई गई। असमानता में वृद्धि, सुधारों का लाभ जो था सभी वर्गों को समान रूप से नहीं मिल पाया। जो शहर में रहने वाले लोग थे उनको तो ज्यादा फायदा हो गया,
लेकिन जो गांव में रहने वाले लोग थे उनको उतना फायदा नहीं हुआ, प्रॉब्लम उनके लिए बनी रही। अमीर और गरीब के बीच में काफी अंतर बढ़ गया, यानी अमीर जो है वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है, और गरीब जो है वो इतना गरीब है कि उसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। यानी उसके बीच में ये जो आप देख रहे हो ना फासला, ये खाई, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। फिर जॉबलेस ग्रोथ की समस्या, यानी ग्रोथ हो रही थी हमारे यहाँ पे, आर्थिक विकास हो रहा था, सब कुछ सही था, लेकिन रोजगार उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था। यानी लोगों को रोजगार की, बहुत सारे लोग थे उनको रोजगार की समस्या थी, उनको रोजगार मिल नहीं पा रहा था। ठीक है, असंगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ रहा था, नौकरी की सुरक्षा कम होती जा रही थी, और श्रमिकों की स्थिति जो थी वो अस्थिर बनी रही, ज्यादा उनकी अच्छी स्थिति मजदूरों की हो नहीं पाई। फिर कृषि क्षेत्र, यानी जो खेती का क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें क्या प्रभाव पड़ा, तो खेती की लागत बढ़ गई, यानी खेती करने के लिए जो पैसा लगता है वो बढ़ गई। किसान जो थे वो बाजार पे ज्यादा निर्भर हो गए। ठीक है, इसके ऊपर आगे एक क्वेश्चन है पूरा किसान के ऊपर, इसको बताऊंगा आगे। कई क्षेत्रों में किसान संकट के दौर से गुजरने लगे, उनके ऊपर कर्ज बढ़ने लगा। ठीक है, निष्कर्ष, यानी 1990 के दशक में सुधार प्रक्रिया ने हमारी अर्थव्यवस्था को ज्यादा खुला बना दिया, कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा होने लगा, और वैश्विक बना दिया। ठीक है, इससे हमारे यहाँ पे आर्थिक विकास हुआ, विदेश से निवेश होने लगा, तकनीकी प्रगति होने लगी, लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे असमानता बढ़ रही थी, बेरोजगारी की समस्या हो रही थी, ग्रामीण संकट की समस्या हो रही थी। ठीक है, इसलिए आवश्यक है कि आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय भी हो, समावेशी विकास भी हो। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। पूंजीवाद ने कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको कैसे प्रभावित किया। ठीक है, और छोटे किसान पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत एक ऐसा देश है जो कृषि प्रधान देश है, यानी हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो लोग थे वो अपना जीवन बिताने के लिए, पैसा तो चाहिए भाई, तो वो क्या करते थे, वो खेती करते थे, खेती से उनको फसल मिल जाती थी, उसको वो खा भी सकते थे और बेच भी सकते थे। यानी कृषि हमारे यहाँ पे लंबे समय तक आजीविका आधारित व्यवस्था थी। लेकिन जब हमारे देश में आर्थिक सुधार हुए, बाजार का विस्तार हुआ, बाजार बढ़ने लगा, वैश्वीकरण अपनाया गया, उसके बाद कृषि क्षेत्र जो था इसमें पूंजीवादी प्रवृत्तियां बढ़ गई, यानी कैपिटलिज्म घुस गया। कहां पे घुस गया, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी खेती में पूंजीवाद कहीं ना कहीं आ चुका था। अब पूंजीवाद के कारण क्या हुआ, कृषि में बाजार व्यवस्था जो थी वो आ गई। ठीक है, निजी निवेश होने लगे, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा, व्यवसायिक खेती शुरू हो गई। पहले खेती व्यवसायिक नहीं होती थी, इंसान खेती करता था, फसल उगाता था अपने खाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। लेकिन अब व्यवसायिक खेती होने लगी, यानी लोग फसल उगाने लगे बेचने के लिए, यानी मुनाफा कमाने के लिए, यानी अब एग्रीकल्चर जो है एक बिजनेस बन चुकी थी। ठीक है, फिर क्या होता है, इससे हमारे यहाँ पे उत्पादन भी बढ़ गया, लेकिन इसके लाभ जो थे वो सभी किसानों को समान रूप से नहीं मिल पाए। विशेष रूप से अगर हम देखें छोटे किसान, सीमांत किसान, वो उनके सामने बहुत तरह की समस्याएं आने लगी। ठीक है, आखिर वो समस्या क्या थी, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं कृषि क्षेत्र में पूंजीवाद का क्या प्रभाव पड़ा, इसको एक एक करके बहुत ध्यान से आपको समझना है, बारीकी से। ठीक है, तो देखिए, कृषि का व्यवसायीकरण, यानी पूंजीवाद के प्रभाव से हमारे यहाँ पे जो खेती थी वो केवल जीविका का साधन ना रहकर बाजार आधारित गतिविधि बन गई। ठीक है, अब खेती केवल जीविका, रोजी रोटी चलाने के लिए नहीं हो रही है, मतलब अपना अपना पेट पालने के लिए नहीं हो रही, बल्कि वो पैसा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, बाजार के लिए खेती होने लगी है। ठीक है, किसान अब नकदी फसल ज्यादा उगाने लगा, जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया। ठीक है, इसकी खेती करने लगा। अब ये नकदी फसल क्या होता है, तो ऐसी फसल जिसको किसान, ठीक है, जल्दी से बेचकर पैसा कमाने के लिए, यानी मुनाफा कमाने के लिए उगाता है, तो ऐसी फसल को हम क्या बोलते हैं, नकदी फसल बोलते हैं। ठीक है, उत्पादन जो था बाजार की मांग के अकॉर्डिंग होने लगा। अगर बाजार में मान लो तिलहन की ज्यादा डिमांड है तो तिलहन की ज्यादा खेती होने लगी, मान लो बाजार में गन्ने की ज्यादा डिमांड आ रही है तो गन्ने की खेती होने लगी। ठीक है, यानी खेती किस हिसाब से हो रही है, बाजार की मांग के हिसाब से। कृषि का संबंध जो था वो राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार से बढ़ा, यानी देश के बाजार के लिए भी कृषि की जा रही है, और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, यानी देश के बाहर भी चीजों को बेचा जा रहा है, उसके लिए भी कृषि की जा रही है। फिर है आधुनिक तकनीक का उपयोग। ठीक है, यानी पूंजीवादी विकास के कारण कृषि क्षेत्र में नई तकनीक का प्रयोग बढ़ा, यानी नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल बढ़ने लगा। ठीक है, HYV बीज, ये वो बीज होते हैं
जो अधिक उत्पादन करते हैं, यानी उच्च क्वालिटी के बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज जो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके। केमिकल वाली खाद और मशीनों का उपयोग बढ़ गया। सिंचाई सुविधाओं का भी अपने देश में विस्तार हुआ, नहरों का निर्माण होने लगा, ठीक है, समरसीबल वगैरह लगाए जाने लगे, ट्यूबवेल लगाए जाने लगे, और उत्पादन और उत्पादकता में भी वृद्धि होने लगी। हरित क्रांति जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। हरित क्रांति के समय हमारे देश में खासकर गेहूं की फसल को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया, ठीक है। फिर तीसरा है पॉइंट हमारा, बाजार पर निर्भरता में वृद्धि, यानी कृषि जो थी धीरे धीरे बाजार आधारित हो गई, बाजार के हिसाब से खेती होने लगी। किसान जो थे वो बीज, खाद और मशीनों के लिए बाजार पे निर्भर हो चुके थे, ठीक है। फसलों की कीमतें जो थी वो भी बाजार के उतार चढ़ाव पे निर्भर करती थी, और वैश्विक बाजार की स्थिति का सीधा असर जो था किसानों की आय पे, यानी उनकी कमाई पे पड़ने लगा था, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि में असमानता, यानी पूंजीवाद के कारण बड़े किसान जो थे उनको तो फायदा हुआ, ठीक है, बहुत फायदा हुआ, लेकिन छोटे किसानों को उतना फायदा नहीं हो पाया। अब बड़े किसान जो है उनके पास भूमि ज्यादा है, उनके पास पैसा ज्यादा है, वो नई तकनीक को अपना सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को खरीद सकते हैं, ठीक है, बैंक से उनको लोन मिल जाएगा, बाजार की बेहतर उनको सुविधा मिली हुई है, तो बड़े किसानों को तो मिल गया इसका बेनिफिट। पर जो छोटे किसान थे उनकी स्थिति कमजोर हो गई, वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए, ठीक है। अब छोटे किसानों पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो बड़े किसानों को तो फायदा हुआ, लेकिन छोटे किसानों को फायदा उतना ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है। तो बढ़ती आर्थिक असुरक्षा, यानी छोटे किसानों के पास बहुत लिमिटेड भूमि होती है, ज्यादा जमीन नहीं होती, संसाधन भी ज्यादा नहीं होते, वो ज्यादा महंगे बीज नहीं खरीद सकते, ज्यादा महंगी खाद नहीं खरीद सकते, ज्यादा महंगी मशीनें खरीदने में भी उनको बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। तो उत्पादन लागत बढ़ने से उनकी जो इनकम थी वो कम हो चुकी थी, ठीक है, क्योंकि उत्पादन की लागत बढ़ रही थी, पर खेती से फायदा उतना नहीं हो रहा था। फिर कर्ज की समस्या, यानी आधुनिक खेती अधिक पूंजी मांगती है, ज्यादा पैसा लगता है, छोटे किसानों के लिए लोन लेने पर उनको मजबूर होना पड़ता है। कई किसान जो थे साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पे पैसा ले लेते हैं, और अगर फसल खराब हो जाए तो वो कर्ज तले दब जाते हैं, ठीक है, कई बार तो किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं। फिर बाजार मूल्य का संकट, छोटे किसान जो हैं बाजार की अस्थिरता से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। फसलों की कीमत अगर गिर जाए तो उनको भारी नुकसान हो जाता है। एमएसपी का लाभ जो है सभी किसानों को बराबर नहीं मिल पाता, खासकर छोटे किसानों तक नहीं पहुंच पाता। नकदी फसलों में भी जोखिम, रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है। भूमि का विखंडन, यानी समय के साथ भूमि छोटी होती जा रही है, यानी पीढ़ियों के विभाजन के कारण भूमि छोटी होती गई। छोटे और सीमांत किसानों की संख्या बढ़ी, छोटी जोत पे आधुनिक खेती करना थोड़ा कठिन हो गया। देखो जैसे मान लो कोई व्यक्ति था, उसके पास मान लो 100 बीघा जमीन थी, ठीक है। अब उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद उसकी वो जमीन जो थी उसके बेटों में बट गई। मान लो उसके 2 बेटे थे, तो अब वो क्या हो गई, 50 और 50 बीघा हो गई। फिर बाद में मान लो उनके भी बेटे हुए तो और बट गई, यानी भूमि समय के साथ क्या होती गई, छोटी होती गई। जैसे जैसे भूमि छोटी होती गई तो छोटी भूमि पे ज्यादा आधुनिक खेती कर पाना पॉसिबल नहीं है। किसान संकट और आत्महत्याएं, कर्ज बहुत होने लगा किसानों पे, उत्पादन की लागत बढ़ने लगी। बाजार संकट के कारण कई क्षेत्रों में किसानों के ऊपर भी संकट आता गया। महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो या कर्नाटक हो, इन राज्यों में देखोगे किसान बहुत आत्महत्या करते हैं। ये कृषि क्षेत्र की असुरक्षा को दिखाता है, ठीक है। ग्रामीण असमानता में वृद्धि, पूंजीवादी कृषि ने ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग विभाजन बढ़ा दिया। बड़े किसान जो थे वो तो डेवलप हो गए, समृद्ध हो गए, लेकिन छोटे किसान और कृषि मजदूर जो थे वो कमजोर होते गए, ठीक है। यानी गांव में इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है निष्कर्ष, आपको लास्ट में बताना है कि पूंजीवाद ने भारतीय कृषि को आधुनिक और बाजार आधारित बना दिया, उत्पादन में वृद्धि की, लेकिन इसका लाभ जो है समान रूप से सबको नहीं मिला। बड़े किसानों को फायदा हुआ, लेकिन जो छोटे किसान थे, सीमांत किसान थे, मजदूर थे, उनको कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है। तो यही बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको सेज कहा जाता है, सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये जो नीति थी इसकी आलोचनात्मक विश्लेषण आपको करना है, ठीक है। तो देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज जिसको कहा जाता है, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक सुविधाएं और टैक्स में छूट दी जाती है, ठीक है। यानी सेज क्या होते हैं, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे उद्योग और व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है और इनको आर्थिक सुविधाएं भी दी जाती है। भारत में सेज नीति का उद्देश्य क्या है, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, यानी जो विदेश का निवेश है उसको बढ़ाना।
निर्यात बढ़ाना यानी एक्सपोर्ट बढ़ाना, रोजगार सृजन करना यानी नया नया रोजगार उत्पन्न करना, ठीक है, औद्योगिक विकास करना, उसको तेज करना। लेकिन इस नीति से जुड़े कई सामाजिक और आर्थिक विवाद भी हमारे सामने आए हैं। आखिर वो क्या है, तो उसको धीरे धीरे करके हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो नीति है सेज की, इसकी कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। तो कर और आर्थिक सुविधाएं यानी सेज क्षेत्र जो है, यहाँ पे जो उद्योग होते हैं, मान लो ये क्षेत्र जो है इसको सेज बना दिया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया गया। अब इस क्षेत्र में जो उद्योग होंगे उनको टैक्स में छूट मिल जाएगी, आसान नियम होंगे व्यापार के उनके लिए, आयात निर्यात में भी उनको सब्सिडी मिल जाएगी, बेहतर उनको आधारभूत संरचना मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा, सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होगा, उद्योगों को निवेश के लिए आकर्षित करना, ज्यादा से ज्यादा मतलब उद्योग आए और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए। फिर विदेशी निवेश को बढ़ावा यानी सेज नीति के माध्यम से सरकार जो होती है वो विदेशी कंपनियों को और जो बहुराष्ट्रीय यानी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उसको भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करना चाहती हैं, ठीक है। इससे वैश्विक व्यापार से हमारा क्या होगा, जुड़ाव हो पाएगा। औद्योगिक और निर्यात विकास यानी हमारी इंडस्ट्रीज का भी विकास होगा और एक्सपोर्ट का भी विकास होगा, ठीक है। यानी सेज में उद्योगों की स्थापना से हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा और नए औद्योगिक केंद्र भी जो है वो भी विकसित हो जाएंगे, ठीक है। सेज नीति के सकारात्मक प्रभाव क्या हैं, तो इसके क्या सकारात्मक प्रभाव हुए हैं, तो इसमें रोजगार के अवसर बढ़े हैं यानी सेज के कारण उद्योग आए हैं, सेवा सेक्टर आए हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे नए नए प्रकार के रोजगार उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। लोगों के लिए अवसर ज्यादा बढ़े हैं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में युवाओं को नौकरी ज्यादा मिल रही है। दूसरा क्या है, आधारभूत संरचना का विकास यानी इन क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में ये उद्योग लगाए जाते हैं वहां पे सड़क का निर्माण होगा, बिजली आएगी, परिवहन संसाधन, संचार सुविधाएं, ये सब आसानी से मिल पाएगी, ठीक है, जिसके कारण उस क्षेत्र का विकास हो पाएगा। तीसरा है विदेशी मुद्रा का अर्जन यानी निर्यात बढ़ने से भारत को अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और वैश्विक व्यापार में भारत की भी भागीदारी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर सेज की नीति की आलोचना, आखिर ये सब कुछ सही है लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं, इसकी आलोचना को समझते हैं। देखिए, भूमि अधिग्रहण और विस्थापन, अब सेज परियोजना के लिए बड़ी मात्रा में चाहिए होगी भूमि, तो सरकार क्या करेगी, भूमि को अधिग्रहित करेगी। अब ये भूमि किसानों की और आदिवासियों की होगी तो उनकी जमीन चली जाएगी, जिसके कारण उनको विस्थापित होना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा और कई बार उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पाता, उनको दोबारा से कहीं पे बसाया नहीं जाता, मतलब जितना मुआवजा मिलना चाहिए उतना मुआवजा नहीं मिल पाता। सेकेंड पॉइंट है छोटे किसानों पर प्रभाव, यानी कई क्षेत्रों में उपजाऊ कृषि भूमि और औद्योगिक उपयोग में बदल दिया गया, ठीक है। यानी कई क्षेत्रों में क्या था, जो उपजाऊ कृषि भूमि थी, जहां पे खेती होनी चाहिए थी, वहां पे खेती नहीं हो रही बल्कि वहां पे इंडस्ट्री लगा दी गई। अब सोचो, वो भूमि खेती के लिए अच्छी थी पर वहां पे उद्योग लगा रहे, उद्योग तो आप बंजर भूमि पे भी लगा दो, क्या दिक्कत है वहां पे, लेकिन आप उपजाऊ भूमि पे लगाओगे तो उससे नुकसान होगा। फिर छोटे किसानों की आजीविका प्रभावित हो जाएगी, कृषि रोजगार में कमी आएगी, ठीक है, क्योंकि अच्छी भूमि तो चली गई है। ग्रामीण असुरक्षा भी बढ़ेगी। असमान विकास यानी सेज का विकास जो है मेनली शहरी क्षेत्रों में, विकसित क्षेत्रों में ही हुआ है, पिछड़े क्षेत्र जो है वो पिछड़े रह गए, उनको इसका पॉइंट नंबर 5 को एक बार समझिए। कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा, यानी कुछ विद्वान कहते हैं कि सेज नीति जो है ना, इससे बड़ी कंपनियों को ही फायदा होता है, जो बड़े कॉर्पोरेट हैं इनको ही ज्यादा लाभ होता है, ठीक है। जो स्थानीय समुदाय हैं, जो लोकल वहां के लोग हैं, उनको फायदा नहीं होता है। माइकल लेवियन ने इसको एक्यूमुलेशन बाय डिस्पोजेशन कहा है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये कब्जा करना ही होता है, ऐसा इन्होंने कहा है। आलोचनात्मक मूल्यांकन, यानी सेज नीति ने भारत में औद्योगिक विकास, निर्यात और निवेश को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसका जो फायदा है वो सबको समान रूप से वितरित नहीं हुआ है। विकास परियोजना ने कई बार सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण आजीविका को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। इसलिए आवश्यक है कि विकास के साथ साथ लोगों को पुनर्वास भी दिया जाए, ठीक है, जिन लोगों को उजाड़ा जाता है उनको पुनर्वास भी दिया जाए, उचित मुआवजा मिल सके, पर्यावरणीय संतुलन पर भी ध्यान दिया जाए, ठीक है, ये इन्होंने कहा है। निष्कर्ष क्या है, इस प्रकार सेज नीति भारत के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। इसने निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा दिया है, लेकिन भूमि अधिग्रहण भी किया गया है, लोगों की जमीनें कब्जाई गई है, उनका विस्थापन हुआ है, समाज में असमानता की समस्या भी बढ़ी है, ठीक है। तो सेज से केवल फायदा नहीं हुआ बल्कि इसका नुकसान भी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने समाज के जो कमजोर समूह हैं उसको बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, इस कथन की समीक्षा करनी है, ठीक है। यानी समाज में जो कमजोर लोग हैं, कमजोर वर्ग है,
आर्थिक विकास की प्रक्रिया की वजह से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, आपको बताना है। तो देखिए, भारत में आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या है? गरीबी को कम करना, गरीबी की समस्या से निपटना, रोजगार को बढ़ाना, ठीक है, लोग जो है उनकी जीवन स्तर को बढ़ावा देना, सुधार लाना। फिर आजादी के बाद योजनाबद्ध विकास और औद्योगिकरण, हरित क्रांति और 1991 में आर्थिक सुधार के माध्यम से सरकार ने क्या करा? विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, ठीक है। लेकिन विकास का लाभ जो था, विकास हुआ लेकिन उसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया। विशेष रूप से जो कमजोर समूह हैं, जैसे छोटे किसान हो गए, आदिवासी हो गए, दलित हो गए, ठीक है, महिलाएं हो गई और जो मजदूर हो गए, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, इनको उतना ज्यादा लाभ नहीं मिल पाया। अब आर्थिक विकास और कमजोर समूह, छोटे और सीमांत किसानों पर क्या प्रभाव हुआ, इसको देखते हैं। आर्थिक विकास और बाजार आधारित कृषि व्यवस्था ने छोटे किसान जो थे इनके सामने समस्या पैदा कर दी, क्योंकि खेती की लागत बढ़ गई, इनके पास ना तो बड़ी जमीन थी ना ही ज्यादा पैसा था, ठीक है। किसान जो है बाजार और ऋण पे निर्भर हो गए। एमएसपी का लाभ जो था वो सभी किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा था। कर्ज और फसल असफलता के कारण किसान जो थे संकट ये बढ़ने लगा था, ठीक है। कई राज्यों में किसान आत्महत्या भी बढ़ने लगी थी। नेक्स्ट है आदिवासी समुदायों पे प्रभाव। तो औद्योगिक परियोजनाओं, बांधों, खनन और सेज के कारण आदिवासी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण जो था बढ़ा, ठीक है। क्या हुआ कि जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पे जब उद्योग लाए गए, बांध बनाए गए, खनन किया गया या सेज के कारण उन क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया, तो उनको उन जमीन से भागना पड़ा, यानी इन लोगों को वो जमीन छोड़कर वहां से निकलना पड़ा, विस्थापन हुआ। जंगल और प्राकृतिक संसाधन जो थे उस पे उनका अधिकार जो था कमजोर हो गया था। अब इस पे कहीं ना कहीं उद्योग का अधिकार हो चुका था। आजीविका और सांस्कृतिक पहचान भी प्रभावित होने लगी थी, ठीक है। इसी कारण क्या हुआ, जो जनजातीय आंदोलन है, जो जनजातीय लोग हैं, ट्राइब्स वाले जो लोग हैं, उन्होंने क्या करा, दुनिया भर के आंदोलन शुरू कर दिए। फिर असंगठित श्रमिकों की समस्या, यानी आर्थिक सुधार हुए लेकिन उसके बाद रोजगार का स्वरूप जो था वो पूरी तरीके से बदल चुका था। ठेका श्रम यानी ठेका मजदूरी और अस्थायी रोजगार बढ़ा, टेम्परेरी रोजगार बढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, यानी लोगों को नौकरी मिलती थी पर कॉन्ट्रैक्ट पे मिलती थी, परमानेंट नौकरी नहीं मिलती थी, ठीक है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही थी, कम वेतन मिलता था, नौकरी की भी असुरक्षा बढ़ी, ये समस्या उनके सामने आने लगी। नेक्स्ट है दलित समुदाय पे प्रभाव। विकास प्रक्रिया के बावजूद जो दलित समुदाय है वो सामाजिक और आर्थिक असमानता से काफी प्रभावित हो रहा था, ठीक है। भूमि और संसाधनों तक सीमित पहुंच थी, यानी भूमि और संसाधनों तक उनकी उतनी पहुंच नहीं थी। दलित समुदाय जो था पहले से ही कमजोर था, पहले से ही दबा कुचला था। शिक्षा और रोजगार में भी असमान अवसर थे, उतने अवसर उनको नहीं मिल पा रहे थे। समाज में भेदभाव की समस्या बनी हुई थी, क्योंकि जाति के आधार पे आपको पता ही है भेदभाव होता है। इसी कारण फिर दलित लोग जो थे इन्होंने भी आंदोलन करा, अपने लिए सामाजिक न्याय की मांग करी और समानता की मांग उठाई, ठीक है। तो दलितों पे क्या प्रभाव पड़ा इसको आप समझ सकते हैं। फिर महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ा। महिलाएं जो थी विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन उन्हें समान लाभ नहीं मिल पाया, ठीक है। महिलाओं को कम मजदूरी मिलती थी, यानी जो सेम काम अगर पुरुष करे तो पुरुष को ज्यादा पैसा मिलता था, लेकिन अगर वही काम महिला करे तो उसको कम पैसा मिलता था। फिर भूमि और संपत्ति पे भी अधिकार सीमित थे, महिलाओं को उतने अधिकार नहीं मिलते हैं। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं का शोषण जो था वो ज्यादा होता था। महिला आंदोलनों ने शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा अधिकारों की भी क्या की, मांग उठा दी। क्षेत्रीय असमानता, आर्थिक विकास सभी क्षेत्रों में समान नहीं रहा। पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में अधिक विकास हुआ, कई तो पिछड़े क्षेत्र थे और ग्रामीण क्षेत्र थे जो कि पीछे रह गए, ठीक है। इससे क्षेत्रीय विषमता बढ़ी, यानी कि कहने का मतलब है भारत में कुछ क्षेत्र को ज्यादा डेवलप कर दिया गया, खूब विकास हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्र जो थे वो पिछड़े रह गए, ठीक है, यानी कि वहां पे विषमता बढ़ गई थी। आर्थिक विकास जो हुआ उसके पॉजिटिव यानी सकारात्मक क्या प्रभाव हुए, तो सकारात्मक प्रभाव हुए कि रोजगार के अवसर बढ़े, यानी विकास के कारण उद्योग लगाए गए, सेवा सेक्टर, आईटी सेक्टर, इसका विस्तार हुआ, जिसके कारण नए नए अवसर पैदा हुए रोजगार के, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, आधारभूत सुविधा का विकास हुआ, सड़क बनाई गई, बिजली सुविधाएं आई, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं जो थी वो लोगों को ज्यादा मिलने लगी। आलोचनात्मक मूल्यांकन, यानी आर्थिक विकास ने भारत को आधुनिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया, लेकिन विकास का लाभ जो था वो असमान रूप से वितरित हुआ, ठीक है, लोगों को नहीं मिल पाया। कमजोर समूहों को विस्थापन, बेरोजगारी और असुरक्षा और असमानता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि केवल आर्थिक वृद्धि काफी नहीं है, बल्कि समावेशी और न्यायपूर्ण विकास भी
बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लास्ट में आपको बताना है निष्कर्ष। इस प्रकार की आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने समाज के जो कमजोर समूह थे इनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया। ठीक है, जहां एक और विकास ने नए अवसर भी दिए, रोजगार भी बढ़ाए, तो दूसरी तरफ इन्होंने सामाजिक आर्थिक असमानता को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, सबको इसका फायदा नहीं मिल पाया, तो यही बात आपको यहाँ पे बतानी थी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। भारत में जनजातीय और किसान आंदोलन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। यानी जनजाति यानी ट्राइब्स ने बहुत सारे आंदोलन करे हैं, किसानों ने भारत में बहुत सारे आंदोलन किए हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, भारत में सामाजिक आंदोलन ने विकास प्रक्रिया और लोकतंत्र को प्रभावित करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। कैसे निभाई है समझिए। जनजाति और किसान आंदोलन ऐसे आंदोलन है जो भूमि के लिए, जंगल के लिए, आजीविका के लिए, जो सरकार की पॉलिसी है, कृषि नीति है, उसके लिए, सामाजिक न्याय, समाज में न्याय के लिए और अधिकारों की रक्षा के लिए मुद्दे उठाए थे इन्होंने। ठीक है, ये आंदोलन जो थे ये किसके लिए थे? कमजोर वर्गों की समस्याओं को सामने लाते हैं और सरकार की जो नीति है, पॉलिसी है, उसमें सुधार के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले बात करेंगे जनजातीय आंदोलन। ठीक है, तो देखिए, जनजातीय आंदोलन का मतलब है, जनजातीय आंदोलन वो आंदोलन है जो आदिवासी जो समुदाय हैं इनके द्वारा किए गए हैं। आखिर इनकी मांग क्या थी? भूमि पे अधिकार चाहिए इनको, जंगलों पे कंट्रोल चाहिए। ठीक है, सांस्कृतिक पहचान, इनकी संस्कृति, इनकी पहचान को ना छीना जाए, आजीविका और स्वशासन, इसकी रक्षा के लिए इन्होंने क्या किए थे? आंदोलन चलाए थे। फिर जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? भूमि और जंगलों से विस्थापन। कई बार क्या हो रहा था, बांध बनाना हो गया या खनन हो गया या उद्योग लगाने हो गए, तो इस कारण जो आदिवासी लोग थे इनकी भूमि इनको छोड़नी पड़ती थी, इनको वहां से भागना पड़ता था। ठीक है, तो उनकी आजीविका प्रभावित होती थी, इसलिए इन्होंने आंदोलन करा। फिर वन अधिकारों की समस्या। आदिवासी समुदाय जो है लंबे समय से जंगलों पर निर्भर रहते हैं, सरकार की पॉलिसी ऐसी है जिसके कारण कई बार जंगलों को उजाड़ भी दिया जाता है, इसलिए इन्होंने जंगलों को ना उजाड़ने की मांग की और वन अधिकारों को लेकर इन्होंने आंदोलन किए। सांस्कृतिक पहचान की रक्षा, यानी आधुनिकीकरण हो रहा था, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, विकास परियोजनाएं आ रही थी, जिसके कारण आदिवासी जो थी इनकी संस्कृति, इनकी परंपरा प्रभावित हो रही थी। ठीक है, अगला पॉइंट है तीसरा, प्रमुख जनजातीय आंदोलन। तो संथाल विद्रोह हुआ था, यह अंग्रेजों के समय में हुआ था। आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा हिस्ट्री में। यह आंदोलन अंग्रेजों के शासन के दौरान हुआ था, जमींदारों के शोषण के खिलाफ। जो संथाल लोग थे इन्होंने क्या करा था? भूमि और अधिकारों की रक्षा के लिए यह आंदोलन करा था। फिर बिरसा मुंडा आंदोलन, ये अंग्रेजों और शोषक जमींदार जो थे इनके खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। इसमें आदिवासी जो लोग थे उनके स्वशासन, यानी खुद वो शासन करेंगे और भूमि अधिकारों की मांग की थी इन्होंने। फिर झारखंड आंदोलन, यह आंदोलन अलग राज्य की मांग के लिए चलाया गया था। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? बिहार से झारखंड को 2000 में अलग कर दिया गया था। वन अधिकार आंदोलन, यानी आदिवासी लोग जो थे ये जंगलों पर अपने पारंपरिक अधिकारों की मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो था ये लागू किया गया था। अब किसान आंदोलन समझते हैं। किसान आंदोलन का मतलब क्या होता है? ऐसे आंदोलन जो किसानों के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें किसान अपनी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए इकट्ठा होते हैं, संगठित होते हैं। इन आंदोलनों का संबंध क्या था? एमएसपी के मुद्दे पे या लोन के मुद्दे पे, सिंचाई सुविधा, कृषि नीतियां, उचित मूल्य इनको मिल सके, इस मुद्दे को लेकर इन्होंने क्या किया था? आंदोलन किया था। किसान आंदोलन जो है इसके प्रमुख कारण क्या है? इसके प्रमुख कारण है कम मूल्य, कम कृषि मूल्य, यानी किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो और ज्यादा गरीब होते जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने आंदोलन करा। फिर बढ़ती लागत, यानी बीज महंगे हो गए, खाद महंगी हो गई, सिंचाई सुविधाएं महंगी हो गई, मशीन की लागत बढ़ गई, जिस कारण इन पे आर्थिक बोझ ज्यादा पड़ता है। कर्ज और किसान संकट, यानी कई किसान खेती के लिए लोन लेते हैं मजबूरन और कई बार कर्ज के बोझ में फंस जाते हैं, कर्ज नहीं चुका पाते हैं। फिर प्रमुख किसान आंदोलन, तो चंपारण सत्याग्रह, ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1917 में हुआ था। इसमें जो नील की खेती करवाई जाती थी किसानों से, उनका जो शोषण होता था, इसके खिलाफ ही आंदोलन हुआ था। ठीक है, फिर बारडोली सत्याग्रह 1928, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप में किसानों ने जो टैक्स बढ़ गया था उसके खिलाफ आंदोलन किया था। फिर भारतीय किसान यूनियन, यानी महेंद्र सिंह टिकैत ने, इनकी लीडरशिप में किसानों ने बिजली की दर, सिंचाई और एमएसपी जैसे मुद्दों को उठाया था, आंदोलन किया था। ठीक है, फिर हाल के किसान आंदोलन, हाल के वर्षों में किसान आंदोलन ने कृषि कानूनों, एमएसपी, बाजार सुधारों के खिलाफ बड़े लेवल पे प्रदर्शन किए हैं, धरने दिए हैं और सरकार तक अपनी मांग पहुंचाई है। फिर जनजातीय और किसान आंदोलन का क्या महत्व है? तो ये अधिकारों की रक्षा के लिए, यानी
आंदोलन में जो कमजोर वर्ग है उनकी भूमि, उनके जंगल, उनकी आजीविका पे अधिकारों की रक्षा के लिए ये आंदोलन चलाए गए हैं। फिर नीतियों में सुधार, यानी सरकार की जो पॉलिसी है उसमें सुधार के लिए, ताकि उनको भूमि अधिग्रहण में उनको अच्छा मुआवजा मिले, एमएसपी मिल पाए अपनी फसल पे सही, वन अधिकार मिल पाए, पुनर्वास मिल सके, इसलिए नीतियों में सुधार के लिए आंदोलन किए गए। लोकतंत्र को मजबूत बनाना, यह आंदोलन जो है लोगों की भागीदारी को बढ़ाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है। सामाजिक जागरूकता, यानी समाज में जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करता है। ठीक है, एंड में आपको निष्कर्ष बताना है। इस प्रकार जनजातीय और किसान आंदोलन भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। इन आंदोलनों के विकास प्रक्रिया की कमियां, ठीक है, जो कमी यानी हमारी विकास प्रक्रिया में जो कमियां हैं उसको उजागर करते हैं ये आंदोलन। फिर कमजोर वर्ग जो हो गए उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ये आंदोलन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना था। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से याद करके जाना है। ठीक है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी।